Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Khairagarh. I welcome you all in this 26th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज की इस वीडियो में हम फ्रिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की सीरीज़ से आगे हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है। व्हाट इज़ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल क्या है, घर्षण बल कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है और घर्षण बल कब उत्पन्न होता है। इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। उसके पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए कि घर्षण बल किस चीज़ का विरोध करता है, ठीक है, किस चीज़ का अपोज करता है। दूसरा है, क्या स्थिर वस्तु पर घर्षण बल लग सकता है, क्या स्थिर में भी यदि कोई वस्तु स्टेबल है तो भी उसमें घर्षण बल लग सकता है। इन दोनों का क्वेश्चन आपको का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले व्हाट इज़ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल क्या है। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स और टू मटेरियल्स। घर्षण एक बल है जो दो वस्तुओं या दो पदार्थों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। जब भी दो वस्तुओं के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन में होगा तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी फ्लोर पर कोई वस्तु रखा है, तो जब भी वो वस्तु उस फ्लोर पर खिसकने का प्रयास करे, सरकने का प्रयास करे, फिसलने, ड्रैग होने या वो जो है ज़मीन से सेपरेट होने का प्रयास करे, सेपरेट होने की कंडीशन में दिखे, उसके ऊपर में स्लाइड हो या उसके ऊपर में रोल हो, रगड़, घसीट, ये सारे शब्दों में आपको फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। जब हम दो हाथों को, हथेलियों को अपने आपस में रगड़ते हैं, ठंडी के दिन चल रहा है, जब मैं दो हथेलियों को रगड़ता हूँ आपस में हाथ में, तो उसमें भी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और फ्रिक्शन की वजह से आपका हाथ जो है गर्म हो जाता है। माचिस की तिल्ली देखे हैं, माचिस की तिल्ली में भी फ्रिक्शन की वजह से उसमें बारूद में आग लगता है। जब आप चलते हैं तो आप चलते इसलिए हैं क्योंकि फ्रिक्शन है वहाँ पर। इमेजिन कीजिए कि ऐसा सरफेस है जो कि एकदम फ्रिक्शन लेस है, तो क्या होता है, आप गिर जाएंगे वहाँ पर। जैसे आप जब बर्फ़ में चलना चाहेंगे, आइस पे चलना चाहेंगे, तो क्या होता है, उसमें बहुत आपको सावधानीपूर्वक चलना होता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है ना। फ्रिक्शन हर दो सरफेस के बीच में अवेलेबल रहेगा। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं होंगे यूनिवर्स में जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो जहाँ पर भी सरकने, खसकने, फिसलने, ड्रैग होने, सेपरेट होने, लुढ़कने, रोल होने, स्लाइड होने, रगड़ने और घसीटने जैसे शब्द आए, वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। तो जब भी दो वस्तुओं के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन क्या होता है ना, दोनों के बीच का एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक बाइक जो है 40 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा बाइक 100 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना होता है, 60 का आता है ना। अगर दोनों सेम वेलोसिटी जाएंगे तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यदि बॉडी दोनों के दोनों सरक रहे हैं तो दोनों आपस में सेपरेट होने का प्रयास कहाँ से करेंगे। यदि दो वस्तुएं हैं, एक जो वस्तु है ऊपर में रखा हुआ है, दूसरा वस्तु नीचे में, यदि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा। फ्रिक्शन फोर्स तो तब आएगा जब वो एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर में सरकने का प्रयास करे, खिसकने का प्रयास करें, है ना, उसके ऊपर में फिसले, उसके ऊपर में ड्रैग करें या फिर स्लाइड करें, रोल करें। वो जब सेपरेट होना चाहता है दूसरे बॉडी से, तो ही उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। एक चीज़ और है जो आगे क्वेश्चंस में किया तो उसमें आएगा कि रिलेटिव मोशन होना जरूरी नहीं है। सिर्फ रिलेटिव मोशन होने से ही फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि उसमें कुछ संभावना बन रही है फ्रिक्शन फोर्स, यदि उसमें कुछ संभावना बन रही है कि वो खिसकने का प्रयास जैसा कर रहा है ना, तो भी उसमें फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। रिलेटिव मोशन होने से ही फ्रिक्शन फोर्स होता है ऐसा नहीं है। हाँ, रिलेटिव मोशन होगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स जरूर आएगा, लेकिन यदि वो रिलेटिव मोशन होने की संभावना भी बन रही है, यदि टेंडेंसी भी है उसमें बॉडी के खिसकने की दूसरे सरफेस पर, तो उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बॉडी है, ये ज़मीन है, ये जो ब्लैक कलर का है,
ये ज़मीन है, ये उसके ऊपर बॉडी है, मान लीजिए इसमें एक फोर्स लगाता हूँ F, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आता है। आप लोग जानते हैं जिधर मैं इसको खींचना चाह रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ और जानकारियाँ हैं जो आपको जानना चाहिए, यू शुड मस्ट नो, यू शुड नो। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सतह पर कार्य करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर या किसी एंगल पर, ऐसा ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं कार्य करता। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सरफेस। दोनों कॉन्टेक्टिंग सरफेस के मध्य में ये क्या करता है, कार्य करता है। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो वैसे ही जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। तो फोर्स के आगे में कुछ जुड़ जाए तो इससे यूनिट चेंजिंग हो जाता है। यदि फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स का भी, मैग्नेटिक फोर्स का भी, जितने भी फोर्सेस हैं सारे का यूनिट क्या होगा, न्यूटन में रहेगा। फोर्स ऑलवेज ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव मोशन होता है बॉडीज़ के बीच में, उसको क्या करता है, अपोज करने का काम करता है। तो हमने डेफिनेशन देखा व्हाट इज़ फ्रिक्शन फोर्स, ये है ना। तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन जब होता है या उसकी संभावना बनती है तो ही फ्रिक्शन फोर्स आता है। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर सरकता है, लुढ़कता है, फिसलता है, ड्रैग होता है, रगड़ खाता है या खसकने का प्रयास करता है, तो ही उसमें क्या आता है, रिलेटिव मोशन आता है। प्रयास होता है तो भी आता है, अगर वो फिसल रहा है तो भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया फ्रिक्शन के बारे में, जहाँ पर माचिस में भी, चलने में भी, आप किसी वस्तु को होल्ड भी करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत है। बिना फ्रिक्शन फोर्स के आप किसी वस्तु को पकड़ तक नहीं सकते। ठीक है, मैं बोल भी पा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, खाना भी चबा पाता हूँ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, मैं चल पाता हूँ, साइकिल चला पाता हूँ, गाड़ी का पहिया चल पाता है। सो मैनी एप्लीकेशंस हैं। कई जगह होंगे जहाँ पर हमको फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत है। हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह हमको फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत है, हर कार्य को करने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, किसी वस्तु को होल्ड करने के लिए, लिखने के लिए, हर जगह फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो पाता। दूसरी बात, कई जगह ऐसे भी हो जगह होंगे जहाँ पर फ्रिक्शन हमको कम करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम मशीन पार्ट्स जब वो आपस में मोशन करते हैं तो उसके कल पुर्जे जो होते हैं फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं, हमारा सोल घिस जाता है जूते का, टायर्स घिस जाते हैं, है ना। और कई जगह ऐसे होंगे जहाँ पर हमको फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, तो कई जगह पर हम बढ़ाते हैं। जैसे कि टायर्स में उसका ग्रिपिंग बनाया जाता है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए उसमें ग्रिप बनाया जाता है, खुरदुरा बनाया जाता है। क्लच एक परफेक्ट एग्जांपल है। क्लच जो है कार्य करता है ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो उसमें हाई एब्रेसिव मटेरियल जो है, एस्बेस्टस मटेरियल का जो है उसमें, जिसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा होती है, वैसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही वो क्लच जो है गियर्स को इंगेज डिसंगेज कर पाता है। हमारे टायर्स में भी, कोई भी टायर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। जो रोड भी बनाया जाता है उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ऐसा बनाया जाता है। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने से आपको सेफ्टी मिलता है। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने से आपको सेफ्टी मिलता है, आप अनबैलेंस नहीं हो पाते, है ना। बर्फ़ में चलना और रोड में चलना, डामर वाले, कितना फ़र्क है ना। तो आप सेफ्टी के साथ चल पाएँ, इसलिए हमारा जो होता है रोड होता है वो फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है कोएफिशिएंट उसका। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, यह सब हो गया। और जहाँ पर कम करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे कम भी करते हैं। अब आते हैं वाई फ्रिक्शन फोर्स अपीयर्स, घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है ना। तो हम जानते हैं कि जैसे हमने ये बताया कि ये बॉडी है, इसके ऊपर में रखा हुआ है, अभी चुपचाप ये, यदि ये रखा हुआ है, इसमें कोई भी संभावना नहीं है अभी, अगर इसमें कोई ऐसा कोई खींच नहीं रहा है इसको, या इसमें किसी तरह से फिसलने का प्रयास नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों आएगा, जबरन का थोड़ी आएगा, है ना। यदि आता भी तो कौन से डायरेक्शन में आएगा आएगा भी तो कौन से डायरेक्शन में आएगा, मान लेते हैं इधर आएगा, तो क्या इधर आएगा तो वस्तु इस तरफ भागना नहीं शुरू कर देगा। अगर ऐसा होगा कि अगर उसमें कोई बिना संभावना के वस्तु में फ्रिक्शन फोर्स आए, तो ऐसे में तो कोई वस्तु स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। जैसे स्टेबल होगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा किसी न किसी डायरेक्शन पे, तो उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही, इस डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही दिख रहा है मुझे, है ना। तो ऐसा नहीं होता, जब उसमें कुछ संभावना बनती है
खिसकने के लिए, खिसकाने के लिए कोई जब फोर्स अवेलेबल होता है तो ही उसमें फ्रिक्शन फोर्स आता है। चलिए इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। नॉर्मल कहने का मतलब परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, ये जो सरफेस दिख रहा है इसके हमेशा 90 डिग्री पर दिखेगा आपको, इसीलिए नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए जब मैं इसमें एक फोर्स लगाता हूँ, हाँ ये इसको, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को याद होगा जब न्यूटन होता है, न्यूटन यूनिट जो होता है बल का मात्रक, उसको भी हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस कैपिटल एन को टेढ़ा कर देते हैं, मतलब इटालिक फॉन्ट में इसको लिखा जाता है। ठीक है, ताकि ये न्यूटन और ये नॉर्मल रिएक्शन में आपको फ़र्क पता चले। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक चीज़ है, जैसे कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु परफेक्ट चिकना नहीं है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है ब्रह्मांड में कोई भी। हर वस्तु में कुछ न कुछ खुरदुरापन होता है। यदि आप, जो आपको चिकना दिख रहा है उसमें भी कुछ न कुछ खुरदुरापन है। माइक्रो लेवल पर जब जाएंगे तो वो सरफेस भी खुरदुरा है, रफ सरफेस है ना। वो सरफेस, ऑल सरफेसेस आर रफ सरफेस। रफनेस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सरफेस है, मैं इसको एग्जाजरेटेड बहुत बढ़ा चढ़ा करके ऐसा बनाया हूँ, ऐसा नहीं है ये, लेकिन आपको दिखाने के लिए। और ये जो ज़मीन है ये है, ये तो आपका फ्लोर हो गया जो काले कलर से है, और ये जो है आपका बॉडी हो गया ऊपर में, है ना। जब इसमें सिर्फ वेट लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अभी इसमें कोई भी फोर्स इसको खिसकाना नहीं चाह रहा है, खिसकाने के जब प्रयास दिखेगा तो ही इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। जब इसमें मान लीजिए एक फोर्स लगाता हूँ F, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन था मेरा, ये अब ऐसा नहीं रहेगा। अब ये क्या रहेगा, जब मैं इसमें फोर्स लाऊंगा तो ये इस तरह से इसमें एक फोर्स डालेगा। डेफिनेटली इधर भी रहेगा, नीचे से भी ऊपर रहेगा, और ये भी रहेगा। तो इसको यदि मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा। इसके इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, इसके वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या फॉर्म कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो रेड कलर में आपका जो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ रफनेस ही क्या आ रहा है, ये आपका जो नॉर्मल रिएक्शन था थोड़ा सा ये क्या हुआ, टेढ़ा हुआ। टेढ़ा होने की वजह से इसके दो कंपोनेंट हुए, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर वस्तु जितना ज़्यादा रफ होगा तो ये उतना ज़्यादा टेढ़ा होगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ये उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा, खुरदुरा होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, इंटरलॉक होगा। ठीक है, इंटरलॉक हो गया मतलब ये जो गड्ढे हैं इसमें, या भी खुरदुरापन जो भी है इसमें क्या कर रहा है, इसमें इस तरफ फोर्स डाल रहा है। यदि ये फोर्स नहीं होगा तो ये भी, ये लाल कलर के फोर्सेस भी नहीं आएंगे। तो इसमें फ्रिक्शन के लिए जिम्मेदार फ्रिक्शन फोर्स किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न हो रहा है इस फोर्स के कारण से उत्पन्न हुआ, है ना। इस फोर्स के कारण से फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न हुआ। यदि ये फोर्स नहीं होता तो ये लाल कलर के जो फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी उत्पन्न नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्यों फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, क्योंकि हर सरफेस जो है खुरदुरा है ना। हर सरफेस खुरदुरा है, और जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर में फिसलने का प्रयास करता है तो वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे दूर मत जा, है ना। ज़मीन चाहता है बॉडी को होल्ड करके रखना, वो चाहता है कि वो खिसके ना उसके से, है ना। तो वैसा ही है, दोनों के बीच में प्रेम है, इसलिए क्या करता है वो सरफेस जो है, ज़मीन जो है, उसको खिसकने से रोकने का प्रयास करता है। अब कितना रोक पाता है वो तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं हम कि व्हेन फ्रिक्शन फोर्स अपीयर्स। अब ये हो गया, हम लोग फ्रिक्शन क्या है जान लिए, इसका एग्जांपल्स देख लिए, क्यों उत्पन्न होता है देख लिया, क्योंकि सरफेस रफ है ना। रफ होता है तो क्या होता है, वो एक टेंजेंट पे, मतलब एक एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है। रिएक्शन जो लगता है वो एंगल पे लगता है, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो दूसरा जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो फ्रिक्शन फोर्स काम कर होता है ना। इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं इसको, इंटरलॉक हो जाता है वो।
अब आते हैं हम व्हेन फ्रिक्शन फोर्स अपीयर्स, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है। देखिए, जब भी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की संभावना हो, ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर में खसकने का प्रयास करता है, लुढ़कने का प्रयास करता है, सरकने का प्रयास करता है, फिसलने का प्रयास करता है, ड्रैग होने का प्रयास करता है, या उससे सेपरेट होना चाहता है, उसके ऊपर में रोल हो या उसके ऊपर में स्लाइड हो, जब दो वस्तुओं के बीच में रगड़ उत्पन्न हो, तो ही क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। ये प्रयास जरूरी है ना। ऐसा कोई फोर्स होना जरूरी है जो उसको खींचने का प्रयास कर रहा है, उसको दोनों बॉडीज को सेपरेट करने का प्रयास कर रहा है, तो ही फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्स ओनली व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा होगा ही होगा, लेकिन अगर उसकी रिलेटिव मोशन नहीं है लेकिन उसकी संभावना बन रही है, कोई फोर्स उसको खिसकाने का प्रयास कर रहा है, तो भी उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपीयर होगा। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इसे कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को एक कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। मतलब दो वस्तु के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है। यदि दो वस्तु आपस में कांटेक्ट में है और उसमें जब उसको खिसकाने का प्रयास हो रहा है, तो ही उसमें फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होगा। यदि दोनों आपस में कांटेक्ट नहीं है और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो काय का फ्रिक्शन, दोनों को कांटेक्ट में होना जरूरी है। दोनों के कांटेक्ट में होने की वजह से ही उसमें जब उसको मैं खिसकाने की कोशिश करूँगा तो उसमें इंटरलॉकिंग होगा, है ना, तो ही क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो जैसे कि ये है फोर्स है हमारा, ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब इसमें फोर्स आता है तो ही ये कंपोनेंट आएगा। यदि ये फोर्स आएगा तो ही ये जो है कंपोनेंट आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ये जो गड्ढे हैं, गड्ढा है, इसको क्या कर रहा है, इसको आगे जाने से रोक रहा है, इस दोनों लेयर को सेपरेट होने से रोक रहा है ना। तो ये जब फोर्स होगा तो ही क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। तो ऐसा कोई ना कोई फोर्स मौजूद होना चाहिए जो इसको इस ज़मीन के ऊपर में खिसकाने की कोशिश करे या दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन बनाने की कोशिश करे, तो ही उसमें क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ठीक है। नाउ, घर्षण बल किस चीज़ का विरोध करता है। घर्षण बल जो है ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द कॉज ऑफ मोशन। तो हमेशा जो गति का कारण है उसका विरोध करता है। गति का विरोध करता है, ये कंप्लीटली सही नहीं है। ये उस कारण का विरोध करता है जो उसमें गति उत्पन्न कराने की कोशिश करता है। ये फोर्स, जैसे कि ये जो फोर्स है ये कॉज ऑफ मोशन है, ये फोर्स ही इसको दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से क्या आ रहा है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। ठीक है। तो मैं इसको आगे बताऊंगा कि हमेशा गति के विपरीत क्यों नहीं होता है। ये कॉज ऑफ मोशन ज़्यादा अच्छा है। आप इसको बोलेंगे कि घर्षण बल किस चीज़ का विरोध करता है, तो घर्षण बल हमेशा कॉज ऑफ मोशन का विरोध करता है। तो हमेशा कॉज ऑफ मोशन के विपरीत दिशा में होगा। मतलब कॉज ऑफ मोशन जिस दिशा में होगा उसके 180 दिशा में, 180 डिग्री में आपका फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। तो वो कॉज को, वो फोर्स को हमको समझना पड़ेगा जिस फोर्स की वजह से उसमें रिलेटिव मोशन की संभावना बन रही है। आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, क्या स्थिर वस्तु पर भी घर्षण बल लग सकता है। मैंने यहाँ भी बताया कि यदि मान लीजिए शुरुआत में जब ये वस्तु स्टेबल होता है ना, जब इसमें कोई भी फोर्स नहीं होता है तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं आता है। जब तक इसको खिसकाने का प्रयास नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा। जब इसमें स्टार्टिंग में किसी भारी वस्तु को आप जब शुरुआत में खींचना चाहते हैं तो क्या वह एकाएक रूप से गतिशील हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि तब वो फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस होते रहता है ना। जब थोड़ा सा फोर्स से खिसकाने की कोशिश करते हैं तो उतना ही अमाउंट का बट विपरीत दिशा में आपका फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाता है, जिसके वजह से बॉडी जो है आगे नहीं खिसक पाता। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तब भी क्या होता है, आपका बॉडी नहीं खिसक रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसके फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा, लेकिन एक सीमित है, सीमित दायरे तक बढ़ेगा वो। ऐसा तो नहीं है कि आप फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और बढ़ाते ही गए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है उतना ही बढ़ते गया। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु गतिशील नहीं हो पाता, है ना। तो एक लिमिट तक ही, एक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, उस लिमिट तक ही आप अगर फोर्स लगाते हैं तो ही वो अपोज करेगा, रुकेगा। जैसे ही उस लिमिट से, जिसको मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलते हैं और उस कंडीशन को लिमिटिंग कंडीशन कहते हैं, उससे अब ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो बॉडी क्या हो जाता है, मूव होना शुरू हो जाता है। तो यस, घर्षण बल स्थिर वस्तु पर भी लग सकता है।
ये देखना पड़ेगा स्थिर वस्तु पे कि लगा है कि नहीं लगा है, उसमें टेंडेंसी है खिसकने की कि नहीं है, कोई ऐसा फोर्स है जो उसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पर ही हम ये बोल सकते हैं कि स्थिर वस्तु पर फ्रिक्शन है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल के इस क्वेश्चन पे फ्रिक्शन फोर्स स्थिर वस्तु पर भी लग सकता है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन हमेशा गतिशील वस्तु पर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रहेगा। यदि गतिशील वस्तु है तो 200% आप श्योर हो जाएगा कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन यदि यह स्थिर वस्तु है तो आप 100% श्योर के साथ नहीं कह सकते कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगा है कि नहीं लगा है। तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसमें ऐसा कोई फोर्स अवेलेबल है जो उसको रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है, दो लेयर को ज़मीन के ऊपर में सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के बाद ही आप बता सकते हैं कि उस स्थिर वस्तु पर फ्रिक्शन फोर्स लगा है कि नहीं लगा है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।